नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आपने देखा है कि किस तरीके से कोरोना का जो संक्रमण है वो देश में बढ़ता जा रहा है। स्थिति इस समय बिल्कुल भयावह हो चुकी है, खासकर अगर हम कोरोना की दूसरी लहर की बात करते हैं। तो कोरोना से संबंधित सारी जानकारियों के बारे में आज हमारे साथ देश की टॉप वायरल साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग सीएमसी वेलोर में है। वो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं और डॉक्टर गगनदीप कांग के बारे में बता दें कि उनके साथ इंटरव्यू करना एक बहुत बड़ा एक रेयरिटी है, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है और आज उन्होंने सत्य हिंदी को समय दिया है। आई एम सो थैंकफुल टू यू डॉक्टर गगनदीप कांग। वेलकम ऑन सत्य हिंदी। डॉक्टर कांग, मेरा जो पहला सवाल है कि देश में जो कोरोना की दूसरी लहर है ये कितनी भयावह है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स हैं अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स देखें तो आप पिछले 3-4 दिनों का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो 1 लाख से ज्यादा केसेस इस समय सामने आ रहे हैं। तो क्या हम कहने की स्थिति में हैं कि जो पहली लहर थी और जो दूसरी लहर है तो सेकेंड वेव इज मोर डेंजरस? जब हम लहर को देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि केसेस कितने हो रहे हैं, क्योंकि अगर 1 लाख केस हो जाएं तो उनमें से कम 20,000 लोगों को सिम्टम्स होंगे, बीमारी होगी, और उनमें से 5% लोग जो हैं उन्हें बहुत ही भयानक बीमारी होगी, अस्पताल में जाना होगा, आईसीयू में जाना होगा। तो जब नंबर्स ज्यादा हो जाते हैं तब बहुत सारे लोग बहुत ही बीमार रहते हैं। ये तो पहली बार ऐसा ही हुआ था, दूसरी बार भी ऐसा ही होगा। तो हमें देखना पड़ता है कि पहली लहर कम क्यों थी और दूसरी लहर इतनी बड़ी क्यों है। पहली लहर उस वक्त हुई थी जब हमारे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन तब भी थे, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, ट्रांसपोर्ट इतना, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट कम था, फ्लाइट्स कम थी, ट्रेन्स नहीं चल रही थी, बसेस पर आधे लोग जा सकते थे, और उस वक्त हम 1 लाख के करीब पहुंचे थे, पर 1 लाख से ज्यादा केसेस नहीं हुए थे। अब तो सब कुछ खुल गया है और लोग जो पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं, और इसलिए जो केसेस हम देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। अगर हम इससे कुछ सीखते नहीं हैं तो केसेस बढ़ते ही जाएंगे। तो जो चीजें हम पहले कर रहे थे, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, उसे हमें और करना चाहिए। जो मास्क जो हम पहन रहे हैं उसको पहनना चाहिए, और जितने लोगों को वैक्सीन्स मिल सकती हैं उन्हें वैक्सीन्स हमें देना चाहिए। इसके इन तीनों चीजों के बिना ये वायरस का संक्रमण कम नहीं हो सकता है। लेकिन डॉक्टर काम, जो इस समय वैक्सीन को लेकर एक हिस्टेरिया सा बना हुआ है, और खासकर क्योंकि इस समय जो वैक्सीन का जो पूरा जो प्रोसेस है, उसके टीकाकरण का जो अभियान है उसमें बहुत तेजी आई है, और जिस तेजी से हमने शुरुआत की थी और अचानक से इतने सारे स्टेट्स अब इस बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि वैक्सीन की एक शॉर्टेज हो गई है। तो क्या इस चीज को पहले से सरकार ने प्रीएम्प्ट नहीं किया था? हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज को फेस करने के लिए कि वैक्सीन की ऐसी शॉर्टेज हो सकती है? कैसे देखेंगे आप इसको? ये भारत की स्थिति ही नहीं है, पूरे विश्व की स्थिति यही है कि सभी लोगों को वैक्सीन्स चाहिए और वैक्सीन्स है ही नहीं। जब हम ये सोचते हैं कि एक साल में कितनी वैक्सीन्स दी जाती हैं तो ज्यादातर हम 2 बिलियन से ज्यादा वैक्सीन्स नहीं देते हैं, और आज हम कह रहे हैं कि इस साल हमें 16 बिलियन डोजेस वैक्सीन के चाहिए। ऐसा ऐसे कैसा हो सकता है? जितनी भी प्रेपरेशन हम करें
उसके साथ हम 16 बिलियन डोजेस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स नहीं है, ग्लास नहीं है। वैक्सीन्स बनाना आसान काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। और अगर हम सोचे कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या थी, हम क्या कर सकते थे, तो जो सप्लाई चेन्स रहती हैं, जो लॉजिस्टिक्स रहता है वैक्सीन्स बनाने का, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रहती है, उसके बारे में शायद हमें पहले सोचना था। पर आप अगर देखें कि पिछले साल हमारी वैक्सीन कंपनीज क्या कह रही थी, उस वक्त कह रहे थे कि हाँ, हम महीने में 100 मिलियन डोजेस बना लेंगे। आज हम देखें तो 60 मिलियन डोजेस ही बन रहे हैं। और ये जो 40 मिलियन डोजेस की शॉर्टफॉल रहती है, इसमें हम कितने लोगों को वैक्सीन दे सकते थे अगर जो वैक्सीन कंपनीज ने कहा था वो करेंगे, वो ही किया था। पर अब हमें पता है कि ये 100 मिलियन डोजेस अभी तो बन नहीं सकते हैं, शायद 3 महीने, शायद 6 महीने के बाद इतनी कैपेसिटी हो जाएगी। तो अगर हमें आज पता है कि कितना है, तो हमारी प्लानिंग थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि अब हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन कहाँ है, उनको कैसे वैक्सीन दी जाए। पहले हमने सोचा था कि एज स्ट्रैटिफिकेशन जो होगी 50 साल के ऊपर उम्र के लोगों को दी जाएगी। फिर जब अनाउंसमेंट आई तो 60 साल से ज्यादा कहा था, उसके बाद 45 बना दिया। तो इसका रैशनल क्या था, कैसे डिसीजंस ये बने, हमें तो पता नहीं है। पर हमें अगर आगे का सोचना है तो सभी लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। ये 45 अभी का कट ऑफ है, पर हमें बच्चों को, टीनेजर्स को, सभी को वैक्सीन देनी पड़ेगी। और अगर हम ऐसे सोचें तो भारत के लिए हमें एटलीस्ट 2.5 टू 2.8 मिलियन डोजेस वैक्सीन की आवश्यकता है। लेकिन डॉक्टर कांग, ये जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है, इसको सेट करने का बेंचमार्क क्या है? आप खुद कह रही हैं कि ये पता नहीं उन्होंने कैसे ये कट ऑफ 45 इयर्स कर दिया, इसके पहले 60 इयर्स एंड अबव था। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग दिस, कि सरकार किस आधार पर ये एज ग्रुप्स या जो प्राथमिकता समूह है उसका डिसीजन लेती है? तो ये तो ग्लोबल प्रायोरिटी लिस्ट बनी थी, WHO ने बनाई थी। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स का रिस्क बहुत ज्यादा होता है इन्फेक्शंस का। उसके बाद एल्डरली पॉपुलेशन, क्योंकि हमें पता है कि बुजुर्गों को अगर ये बीमारी हो जाए तो जो एडवर्स आउटकम्स इनमें होते हैं, इनके लिए बीमारी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, मौत की भी चांस रहती है। तो इसलिए प्रायोरिटी लिस्ट थी कि जिनका रिस्क ज्यादा है उन्हें वैक्सीन पहले मिलनी चाहिए। उसके बाद जो लोग हैं जिनको कोमोर्बिडिटीज होती हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, उन्हें वैक्सीन मिलनी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन का गोल ये है कि जितने कम लोगों को सिवियर डिजीज और डेथ का प्रिवेंशन हो सकता है वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये वैक्सीन को कैसे इस्तेमाल करें ताकि ये बीमारी पूरी आबादी में कम हो जाए। पर उस पॉइंट पे हम अभी तक पहुंचे नहीं है। लेकिन डॉक्टर कांत, जैसा आपने कहा कि पिछले साल जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था, और इस साल अब जब एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ गया है, और इनफैक्ट जब रोल आउट हो चुका है वैक्सीनेशन, तो वो प्रॉमिसेस पूरी नहीं हो पाई हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारा डिसीजन था ये जल्दबाजी में किया गया, उसमें कोई कमी रह गई? इसको कैसे देखेंगे अब, अगर एक साल का पीरियड अगर हम उसका आकलन करें तो? अगर हम सोचे कि पिछले साल इस वक्त हम कहाँ थे, तो उस वक्त तो वैक्सीन की फेज 1 ट्रायल्स, कुछ ही वैक्सीन की शुरुआत हुई थी। अब हमारे पास 11 वैक्सीन हैं।
और इन वैक्सीन्स को बहुत सारे देशों में, आप इजराइल देखिए तो उनको 60-70% पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन हो गई है। भारत में हम 5% के करीब हैं। तो वैक्सीन्स को कैसे, वैक्सीन्स कब आएंगी, इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ऐसे एस्टिमेट्स सारे सरकारों ने बहुत की हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO और सेपी, ये कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, बहुत सारी प्लानिंग करने की कोशिश की, पर जब सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है तो इस प्लानिंग को जैसे कि अगर हमें टाइम होता और बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में, तब हम ठीक कर सकते थे, पर ऐसी एक्सपर्टीज हमारे पास अभी है नहीं, भारत में नहीं है, विश्व में भी कम है। तो अगली बार शायद हम इससे ज्यादा अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे, पर इस वक्त जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, गवर्नमेंट के पास थी, उसके साथ क्या प्लानिंग हो सकती थी वो की गई है, पर प्लानिंग कभी परफेक्ट तो रहती नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोटोकॉल से समझौता भी हुआ है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब महामारी इतने बड़े वैश्विक स्तर पर, एक ग्लोबल लेवल पर इतनी बड़ी एक महामारी आती है, तो प्रिपेयर्डनेस का टाइम भी कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेकर होती है कि कहीं आपने जो सेफ्टी के जो मेजर्स उठाने चाहिए थे उनको बाईपास तो नहीं किया गया है। आपको लगता है कि शायद हमने इसमें जल्दबाजी की? तो वैक्सीन्स के लिए ज्यादातर हमने जल्दबाजी नहीं की है, क्योंकि वैक्सीन्स को अगर टेस्ट करना है, उनकी प्रोटोकॉल्स बहुत ही अच्छे तरीके से लेड आउट है। तो फेज 1 में आप सेफ्टी देखते हैं, फेज 2 में आप देखते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स बन रहा है या नहीं, और फेज 3 में देखते हैं कि ये वैक्सीन से ये बीमारी रोकी जा सकती है या नहीं। उसके बाद जब वैक्सीन बहुत सारे लोगों में इस्तेमाल होने लगती है, जैसे कि अभी हो रहा है रिस्ट्रिक्टेड यूज में, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अप्रूवल के साथ, तो उसके बाद भी हम सेफ्टी देखते रहते हैं। जैसे कि जब फाइजर वैक्सीन यूएस में इस्तेमाल होने लगी, तो हमें पता चला कि फाइजर वैक्सीन के बाद बहुत बुरी एलर्जी हो सकती है। ये एलर्जी होती है 1 लाख लोगों में एक को, पर अगर हमारी वैक्सीन ट्रायल हुई थी 45,000 लोगों में, तो ये ऐसी साइड इफेक्ट हम ढूंढ नहीं पाए थे। तो जब हम हजारों लोगों, लाखों लोगों को देते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये भी साइड इफेक्ट होता है। आजकल बहुत चर्चा हो रही है कोविशील्ड के बारे में, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में, कि इसके साथ ब्लड क्लॉट्स और लो प्लेटलेट की कॉम्बिनेशन होती है। तो ये भी हो रही है 1 लाख लोगों में एक में, या 2.5 लाख लोगों में एक में, आप अगर यूके और EMA के रिजल्ट्स देखें। तो ये जो सेफ्टी डिटेक्शन सिस्टम्स रहते हैं, जहाँ पे सेफ्टी डिटेक्शन मैकेनिज्म्स अच्छे रहते हैं, तो ये ऐसे रेयर साइड इफेक्ट्स भी हम ढूंढ पाते। जहाँ पे वैक्सीन्स की टेस्टिंग होती है और ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं रहते हैं, ऐसे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स नहीं रहते हैं, तो हमें इन सेफ्टी इवेंट्स के बारे में पता नहीं चलता। पर अच्छी बात है कि ये जो वैक्सीन्स हैं, जब हम मिलियन डोजेस, 100 मिलियन डोजेस में दे रहे हैं, तो ऐसे मैकेनिज्म्स हैं यूके में, US में,
जो हमें बता सकते हैं कि ये साइड इफेक्ट्स हैं, रेयर साइड इफेक्ट्स हैं पर ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है। हम जानते हैं कि वैक्सीन काम कर रही हैं, ये हमने फेज 3 ट्रायल में देखा था, पर जब रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं हमें पता है कि ये जो साइड इफेक्ट्स होंगे 10,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी है उनमें नहीं हुए हैं, 20,000 लोगों को वैक्सीन दी है उनमें नहीं हुए हैं, पर लाखों में अगर देंगे तब ये साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये जो छोटा सा सिग्नल भी है, ये भी सेफ्टी मॉनिटरिंग हमें दिखा सकती है। तो यहाँ पे हमने कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए हैं, वैक्सीन टेस्टिंग में कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम ऐसे साइड इफेक्ट्स को इतनी जल्दी ढूंढ पाते हैं तो हमारी सेफ्टी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स अच्छी तरह से काम कर रही हैं। लेकिन मैम, जो ये कोविशील्ड को लेकर भी बहुत सारा लोगों के मन में डाउट हुआ है कि कोविशील्ड ठीक से काम कर रही नहीं कर रही, क्योंकि कोविशील्ड को लेकर भी ये प्रॉब्लम्स लोगों के बीच आई है कि वो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, उससे उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कोविशील्ड को लेकर हम कितना इस समय आश्वस्त हो सकते हैं कि जो कोविशील्ड लगी है लोगों को वो सही है? तो आप देख लीजिएगा, 200 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन्स ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हैज बीन गिवन। जो रेट है साइड इफेक्ट्स का 1 लाख में 1 EMA कहती है, और यूके के MHRA कहते हैं कि 1 मिलियन में 4 केसेस। ऐसे साइड इफेक्ट्स बहुत सारी वैक्सीन के साथ होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आप देखिए, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से एनाफिलैक्सिस हो जाता है, जैसे कि हम फाइजर वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन के साथ देख रहे हैं, वो भी 1 लाख में 1 को एनाफिलैक्सिस हो रहा है। तो सभी वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन नहीं होती है जो हम कह सकते हैं कि 100% सेफ है। जिनको अभी वैक्सीन लगी है वो जानते होंगे कि जहाँ पे वैक्सीन लगती है वहां पे दर्द होती है, थोड़ा सूजन होता है, कभी बुखार हो जाता है। कोविशील्ड को देखें तो 20% लोगों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस 1-2 दिन के लिए रहती है, बुखार है, कुछ ठीक नहीं लगता है पहले डोज के साथ। अगर mRNA की वैक्सीन हम देखें, फाइजर की, मॉडर्ना की, उनमें सेकेंड डोज के साथ ज्यादा सिम्टम्स होते हैं। तो सारी वैक्सीन की कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत लोगों में होते हैं, वो तो माइनर रहते हैं। ये जो मेजर या सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, 1 लाख में 1। तो अगर आप देखें कि बेनिफिट क्या होता है वैक्सीन का, ये अगर आपको बीमारी हो जाए, कोविड-19 हो जाए, तो हम जानते हैं कि 5% लोगों को सिवियर इलनेस होगी, और अगर आप 1000 लोग देख लें तो उनमें से 50 लोगों को सिवियर इलनेस होगी। और जो मोर्टेलिटी रेट हम देख रहे हैं भारत में, ये अभी 1% से 2% रहता है केसेस के लिए जिनको सिम्टम्स होते हैं। तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, जो सिवियर इलनेस या मौत का रिस्क हो, अगर आपको कोविड-19 हो गया तो उसका रिस्क ज्यादा है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट का रिस्क कम है। तो जब हम वैक्सीन को देखते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, तो बेनिफिट रिस्क असेसमेंट करते हैं, और अगर बेनिफिट ज्यादा हो तभी हम वैक्सीन को रेकमेंड करते हैं। और आप अगर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को देखें या किसी भी वैक्सीन को देखें जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब में बेनिफिट ज्यादा रहता है और रिस्क कम रहता है। हम रिस्क को क्यों देखते हैं? हम रिस्क को इसलिए देखते हैं ताकि हम लोगों को बता सकें कि आपको अगर ऐसे सिम्टम्स हो जाएं तो आप जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाइएगा।
और जब आप वैक्सीन देखें तो वैक्सीन के बाद जो रिस्क होता है एक रिस्क विंडो में होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने आज वैक्सीन ली और 2 साल बाद कुछ और हो गया। जब आप वैक्सीन लेते हैं तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है उसका रिस्क 4 दिन से 20 दिन तक रहता है, ये जो ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क होता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क भी कोई ऑर्डिनरी ब्लड क्लॉट नहीं है, ये साधारण ब्लड क्लॉट नहीं है, ये ब्लड क्लॉट होता है ब्रेन में या एब्डोमिनल वेन्स में, और इसके साथ प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो मॉनिटरिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है, हम देख पाते हैं कि ये ब्लड क्लॉट वैक्सीन से जुड़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि हम प्लेटलेट काउंट देख सकते हैं। एक और इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है डी डाइमर, उसको देख सकते हैं, और इमेजिंग करके देख सकते हैं कि ये क्लॉट कहाँ पे है। एक चीज मैम आपसे पूछनी थी, एंड आई एम श्योर यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल अस, कि जैसे अब इस समय अगर वैक्सीन की शॉर्टेज आ गई है और किसी इंसान ने अपना फर्स्ट जैब ले लिया है, उसको फर्स्ट डोज लग चुकी है, लेकिन अगर एक लंबा ब्रेक हो जाए, जो पीरियड है 2 से 3 महीने का, जैसा कि कोविशील्ड में बोला गया है कि शुड बी मोर देन 2 मंथ्स, और तब तक अगर वैक्सीन की डोज अवेलेबल नहीं होती है, तो ऐसे में इंसान क्या करेगा? उसको उससे लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर जो वैक्सीन की नहीं, जिस तरीके से शॉर्टेज हम देख रहे हैं? यस नहीं। सो अगर आप देखिए, जो भी वैक्सीन्स हैं, सभी वैक्सीन्स एक डोज के बाद प्रोटेक्शन दे रही हैं। फाइजर का डेटा देखिए, मॉडर्ना का डेटा देखिए, एस्ट्राजेनेका का डेटा देखिए, सभी वैक्सीन्स एक डोज के बाद कुछ प्रोटेक्शन देती हैं। एस्ट्राजेनेका का हम जानते हैं कि अगर 3 महीने तक सेकेंड डोज नहीं मिला तब भी 70% प्रोटेक्शन रहती है। फाइजर और मॉडर्ना का हम जानते हैं कि वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद 10 दिन बाद प्रोटेक्शन की शुरुआत हो जाती है, पर उनमें डोजिंग इंटरवल के बारे में हम अभी नहीं जानते हैं, इसलिए इनके लिए स्टडीज अभी चल रही हैं, और थोड़ी देर के बाद हमें पता चलेगा कि कितनी देर के लिए ये प्रोटेक्शन जारी रहती है। पर ऐसा नहीं होता है कि एक वैक्सीन का डोज ले लिया और आपकी ससेप्टेबिलिटी वही रही, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिलती है एक डोज के साथ। तो जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाती है तब दूसरा डोज लेना चाहिए। ओके, तो अगर गैप लंबा भी हो जाए तो आप कह रही हैं कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? 3 महीने तक हम जानते हैं कि एस्ट्राजेनेका के साथ 40% प्रोटेक्शन रहती है, और बहुत सारे देश हैं जिन्होंने रेकमेंड किया है कि सारी वैक्सीन्स का इंटरवल ज्यादा हो सकता है, और वो ये कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि एक वैक्सीन डोज के बाद प्रोटेक्शन रहती है, और क्वेश्चन ये रहता है कि हम ज्यादा लोगों को एक डोज दें या कम लोगों को दोनों डोज दे दें। तो मैम जैसे ज्यादातर भारत में तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड ही लोगों को लग रही है, तो दोनों के केस में जो डोजिंग इंटरवल है वो कितना होना चाहिए आइडियली आपके हिसाब से? सो क्योंकि डब्ल्यूएचओ कोविशील्ड कुछ का, कहता है, डब्ल्यूएचओ कुछ कहता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स कुछ कहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आ रहा है। तो WHO के स्टैंडर्ड्स जो बने थे वो यूके की ट्रायल्स, यूके ब्राजील की ट्रायल्स के रिजल्ट्स देखकर बनाए गए थे, और वहां पे उन ट्रायल्स में डोजिंग इंटरवल था 3 हफ्ते से 26 वीक्स। ओके, और जैसे ही इंटरवल ज्यादा होता गया, एफिकेसी ज्यादा हो गई, और जो इम्यून रिस्पांस देखा था, जो एंटीबॉडी रिस्पांस देखा था, वो भी लंबे इंटरवल से ज्यादा अच्छा हो रहा था। ओके, तो इसके बेसिस पे ये रिकमेंडेशन हुई है कि आप ये इंटरवल एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं।
और अगर आपने 3 महीने तक एक्सटेंड किया तो इसका मतलब ये होता है कि जितने डोजेस हैं ये ज्यादा लोगों को दिए जा सकते हैं। तो बहुत सारे देशों ने ये 3 महीने या 4 महीने भी एक रिकमेंडेशन दी हुई है। इंडिया में जो रिकमेंडेशन है 6 to 8 वीक्स है, और शायद इसलिए है कि जो लाइसेंसिंग के लिए स्टडी की गई थी सीरम इंस्टीट्यूट ने, उसमें इंटरवल कम रहा था। तो शायद जैसे ज्यादा डेटा आएगा दूसरे देशों से, शायद हमारी रिकमेंडेशंस भी बदली जाएंगी। ओके डॉक्टर कांग, इस समय अगर कोरोना की गंभीरता को देखें तो आप क्या कहेंगे कि भारत में स्थिति इस समय कितनी नाजुक है? क्योंकि लोगों में एक तरीके का पैनिक है, लोगों ने जो सेल्फ डिसिप्लिन जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, लोगों ने नहीं किया। चुनावी रैलीज हो रही हैं, लोगों ने खूब होली खेला, सोशल गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट किया, और अब ये देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल जो सेकेंड वेव है, इट्स कमिंग बैक विद अ वेंजेंस। तो आप एक वायरल साइंटिस्ट होने के नाते जो उसकी गंभीरता है, इसको कैसे उसका आकलन करेंगी मैम? जब भी आप देखें कि एक देश में 1 लाख केसेस हो रहे हैं एक दिन में, तब हमें ये देखना चाहिए कि इन केसेस में कितने लोग हैं सिम्टम्स वाले, अस्पताल कितने जा रहे हैं और मौत कितनी हो रही है। और जैसे ही ये नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो सारे नंबर्स बढ़ेंगे, हॉस्पिटलाइजेशंस, डेथ सभी बढ़ेंगे। पर इसको हमें कंपेयर करना चाहिए पिछले साल के साथ कि मोर्टेलिटी ट्रेंड्स का क्या हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स का क्या हो रहा है, और ये बीमारी किसको हो रही। Are the people who are participating in elections getting sick or just getting infected? और अगर जैसे कि हमने पहले जो सीरो सर्वे किया था मुंबई में, तो देखा था कि अगर आप स्लम एरिया में जाइए तो आधे लोगों को इन्फेक्शन हो गई है, पर अगर आप हाई राइज बिल्डिंग, सोसाइटी बिल्डिंग में जाएं तो वहां पे 16% पॉजिटिविटी रेट था। तो अगर सेकेंड वेव आ गई है तो ये सेकेंड वेव कहाँ है, ये हाई राइज बिल्डिंग्स में है या स्लम एरियाज में है? ये सब हमें देखना पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगा कि ये सेकेंड वेव में कौन अफेक्ट हो रहा है और ये बीमारी कितनी गंभीर है। नंबर्स देखने से हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल्स भरेंगे, आईसीयूज की जरूरत होगी, क्योंकि नंबर्स इतने बढ़ गए हैं। पर पिछले साल जब हम 96,000 पर पहुंचे थे, तब बहुत सारी जगहों में जहां पे फर्स्ट वेव बहुत ही खराब थी, उस वक्त तक इतनी सितंबर में इतनी खराब नहीं थी। नंबर्स बहुत ज्यादा थे पर हॉस्पिटल्स सभी जगह भरे पड़े नहीं थे। तो ये अगर हम लहर देखेंगे, ये लहर बनती है बहुत सारी छोटी लहरों के साथ। एक सिटी में जो हो रहा है वो दूसरे शहर में नहीं होता है वैसे। तो इसका कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, और अगर हमें कंट्रोल के बारे में सोचना है तो हमें लोकल डेटा देखना पड़ेगा और लोकल कंट्रोल मेजर्स फॉर्मुलेट करने पड़े। पिछले साल अगर हम देखें तो सभी लोग ससेप्टेबल थे। इस साल हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें पता चले कि अब ये बीमारी किसको अफेक्ट कर रही है, क्योंकि कंट्रोल बनाने के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। लेकिन आपका क्या एडवाइस है मैम बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के नए एकेडमिक सेशंस शुरू हो गए हैं, स्कूल्स कॉलेजेस एक तरीके से खुल चुके थे हाइब्रिड मोड में, और अब फिर स्कूल्स बंद हुए हैं। सो विल यू एडवाइज दैट चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल और दे शुड रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स एट होम? आपका क्या एडवाइस है बच्चों के लिए? Actually, I think for a lot of control depends on the situation outside. अगर आपके शहर में बहुत सारी कोविड-19 है
तो स्कूल्स को नहीं खोलना चाहिए। अगर आपके शहर में केसेस कम हो गए हैं, उस वक्त आप सोच सकते हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस खोल ले और काम ऐसा करें। हमें पता है कि मास्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग इम्पोर्टेंट है, वेंटिलेशन इम्पोर्टेंट है, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इस शहर में कितने केसेस हैं। अगर बहुत सारे केसेस हैं तो ये स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने का टाइम नहीं रहता है। तो हमें जो रिस्पॉन्स होता है बच्चों के लिए, टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स के लिए, ये कैलिब्रेट करना पड़ता है कि डिजीज एपिडेमियोलॉजी कैसे लग रही है। और अल्टीमेटली मेरा ये सोच है कि बच्चों को वैक्सीन देनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों में भी ट्रांसमिशन होती है। जब हम ऐसे रेस्पिरेटरी पैथोजेंस को देखें जैसे कि फ्लू, और शायद ये कोरोना वायरस फ्लू जैसा हो जाएगा, जो सर्कुलेशन होता है इस वायरस का ज्यादातर बच्चों में होता है। तो जब ये कोरोना, अगर ये कोरोना एक सीजनल वायरस बन गया तो बच्चों की प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। लेकिन जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बार बार बात कही जा रही है कि, और विपक्षी पार्टीज भी इसको लेकर डिमांड कर रही हैं, जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार ने किया है, कल राहुल गांधी ने भी एक प्रधानमंत्री को एक लंबी चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि अब सभी एज ग्रुप्स को वैक्सीनेट करना चाहिए। तो आपको लगता है मैम कि भारत में समय आ चुका है कि अब यूनिवर्सली लोगों को वैक्सीनेट किया जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप्स? Right now, vaccines are not licensed for less than 18 years of age. स्टडीज हो रही हैं और जैसे ही वो स्टडीज हो जाएंगी, मेरी सोच तो ये है कि ये वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव रहेंगी सभी एज ग्रुप्स में, पर और सभी को वैक्सीन देनी पड़ेगी। पर अभी जो हम कर रहे हैं यूनिवर्सल वैक्सीनेशन नहीं है, ये प्रायोरिटी पॉपुलेशंस का वैक्सीनेशन है। और जब शॉर्टेज रहती है वैक्सीन्स की, तब प्रायोरिटी पॉपुलेशंस को वैक्सीन देनी चाहिए, क्योंकि एवरीबडी हु इज एट रिस्क नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। मोर एट रिस्क, मोर नीड ऑफ प्रोटेक्शन। अगर वैक्सीन्स की कोई शॉर्टेज नहीं थी, तब हम ये सोच सकते थे कि जहाँ पे केसेस ज्यादा हो रहे हैं वहां पे ब्लैंकेट इम्यूनाइजेशन करना अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ अगर वैक्सीन 2 हफ्ते के बाद काम शुरू करती है, तब राइजिंग केसेस शुड बी एन इंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन, और a place where you can predict where the disease is going to go. तो मैम ये कब तक होता हुआ आप देख रही हैं? आपने कहा कि 18 साल के नीचे के जो लोग हैं उनके ऊपर अभी स्टडीज हो रही हैं, स्टडीज होंगी, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू होंगे, उसके बाद आते आते इसमें कितना वक्त लग सकता है? हमने पहले साल में तो देखा, जब पिछले साल ये बीमारी शुरू हुई थी, कि 1 साल के अंदर हमने वैक्सीन बना ली, साइड इफेक्ट्स की अब स्टडीज बाद में चलेगी। लेकिन जो आपका जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसमें कितना टाइम लग सकता है? For the whole globe to be immunized, I'm talking specifically about India. I'm talking specifically about India. How far is the universal vaccination in India, according to you? At least 2 years, if not 3 years. Okay. तो मैम 2 या 3 साल आप कह रही हैं कि अगर लग सकता है, तो तब तक इसका मतलब जो कोरोना का रिस्क है तो 18 इयर्स के नीचे के लोगों के लिए वो ज्यादा रहेगा। आप अगर देखें इस डिजीज का पैटर्न, तो जब यंगर एजेस पे इन्फेक्शन हो जाती है तो उनमें ज्यादातर सिवियर डिजीज हम नहीं देखते हैं। तो there is risk, it's unpredictable, but mostly people below the age of 30 don't get serious disease. We all know of cases where एक दो लोग हम सभी जानते हैं जहाँ पे सीरियस डिजीज हो गई है। ज्यादातर वो होती है जब कोमोबिडिटीज रहती हैं, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिना कोमोबिडिटीज का कोई
युवक को इन्फेक्शन हो गई है और that person has died. Okay. That happens, but it's very, very rare. Children, severe disease and death is very, very rare. Okay. So the main focus is controlling disease in the older age groups. Okay. तो मैम जो वैक्सीन की हमारी पॉलिसी है, बस लास्ट के अब 2-3 सवाल आपसे करूंगी। जो वैक्सीन की पॉलिसी है भारत की, क्या उसमें कोई बदलाव इस समय होना चाहिए जिस तरीके की स्थिति आप देख रही हैं इस समय भारत में? अभी अगर हमें वैक्सीन की शॉर्टेज है तो ये सही समय नहीं है बदलने के लिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि जितना सपोर्ट हम वैक्सीन कंपनीज को दे सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, वो करना चाहिए। डोजेस हमें चाहिए, विश्व को चाहिए। और ये ठीक भी नहीं रहता है कि हमने बाहर से पैसे लिए हुए हैं कि वैक्सीन हम सप्लाई करेंगे और फिर कहते हैं कि हम नहीं दे सकते। ऐसा हो रहा है अब, और ये भारत की रेप्यूटेशन के लिए ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हमने अभी तक तो वैक्सीन बहुत सारी बाहर सप्लाई की हैं। नहीं, और लेकिन मैम ये कोविड काल मॉरली, मैम ये मॉरली और एथिकली कितना ठीक होता है कि जब आपके अपने देश के लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए वैक्सीन नहीं है और आप बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कितना नैतिकता के आधार पर वो कितना ठीक होता है, क्योंकि आपको अपनी पॉपुलेशन आप पहले ये बचानी है। तो आप ऐसा कहिए कि एस्ट्राजेनेका की जो ट्रायल्स हुई थी भारत में, एफिकेसी ट्रायल्स तो नहीं हुई थी। जो गिनी पिग्स थे वो भारत के बाहर थे। वैक्सीन यहाँ पे 1600 लोगों में टेस्ट हुई और अब हम मिलियंस ऑफ डोजेस दे रहे हैं। उनको कोई मॉरल राइट नहीं है वैक्सीन मिलने की। ब्राजील में टेस्ट हुई, यूके में टेस्ट हुई, साउथ अफ्रीका में टेस्ट हुई। उनको हमें वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, वो गिनी पिग्स ही रहेंगे। ऐसा भी हमें सोचना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि अगर ये बीमारी कहीं भी रही और वायरल वेरिएंट्स अब बढ़ रहे हैं, तो अगर हम वैक्सीन बाहर नहीं देंगे तो हमें हमारा रिस्क तो रहेगा, क्योंकि वैक्सीन परफेक्ट नहीं है। वैक्सीन प्रोटेक्शन देती हैं, पर 70 to 90% प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि 10 से 30% बीमारी जो हो सकती है वो आ सकती है, और अगर वो वेरिएंट्स के साथ आ जाए तब वैक्सीन काम करेंगी या नहीं हमें पता नहीं है। लेकिन So मैम if अभी we want to suppress viral replication, we should suppress it globally. ओके, बट मैम जो अभी आपने कहा कि म्यूटेशंस लगातार वायरस में हो रही है, और अभी हमने हाल में भी देखा कि कल भी खबरें आई थी कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के 35 डॉक्टर्स ऐसे थे जिनको दोनों डोजेस लग चुकी थी एंड देन अगेन दे बिकेम पॉजिटिव। तो कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है जिससे कि आप कोरोना से बच सकते हैं, यानी कि आपने दो डोजेस लगवा ली उसके बाद भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं। देखिए, ये जो इन्फेक्शन है ये इसको कहते हैं म्यूकोसल इन्फेक्शन, जो मुंह या नाक से अंदर आती है। और म्यूकोसल इन्फेक्शन को रोकना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। जब पर इसके साथ सिवियर डिजीज और मोर्टेलिटी वो रोक सकते हैं या नहीं, ये हमें देखना पड़ता है। वैक्सीन इन्फेक्शन को कभी कभी रोक सकती हैं, पर वो रेयर एग्जाम्पल्स रहते हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन देती थी स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी। एक बार वैक्सीन ले ली, आपको इन्फेक्शन कभी नहीं होने वाली थी। पर सारी वैक्सीन स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी नहीं देती हैं और म्यूकोसल इन्फेक्शंस के लिए कभी नहीं देती। जैसे कि पोलियो की इन्फेक्शंस हमें होती जाती हैं। जब तक पोलियो रहता है एनवायरनमेंट में, उसके साथ इन्फेक्शन हो सकती है। पर पोलियो वैक्सीन क्या करती है, बीमारी नहीं होती है। इन्फेक्शन हो सकती है पर बीमारी नहीं होती है। तो कोरोना के बारे में हम यही सोचना चाहिए कि ये बीमारी प्रिवेंट कर रही है या इन्फेक्शन।
तो आप एम्स के डॉक्टर देखें, गंगाराम के डॉक्टर देखें, इनमें से कितने लोग बीमार हो गए हैं, राइट? और फिर प्रोटेक्शन देखना चाहिए कि जितने लोगों को वैक्सीन दी गई थी, कितने लोग प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि ये तो एक छोटा नंबर है, और उसमें से भी हमें ये देखना चाहिए कि सिवियर डिजीज किनको हो गई है। लेकिन मैम फिर हम जो सवाल आता है कि क्या हम कभी कोरोना मुक्त हो पाएंगे पूरे विश्व में, भारत में, क्या हम कोरोना मुक्त हो पाएंगे कभी? जैसे हम कहते हैं कि हमारा देश पोलियो फ्री हो गया, विल वी बी एवर इन अ कंडीशन टू से दैट वी आर कोरोना फ्री? कोरोना मुक्त हम हो पाएंगे? थियोरेटिकली इट्स पॉसिबल, हम्म। पर हम कितने रिस्ट्रिक्शंस के लिए तैयार, क्योंकि ये तो रेस्पिरेटरी वायरस है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है, इसमें तो ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन भी हो सकती है। आप अगर देखें न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल, ओके, इट्स आइलैंड है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक सकता है, तो वहां पे जितने केसेस होते हैं सभी को क्वारंटीन करना पड़ता है आने के लिए, और जब भी केसेस होते हैं वहां पे लॉकडाउन हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं हर एक केस के लिए? अगर हम हैं तो बिल्कुल हम कोरोना मुक्त हो सकते हैं, पर इस कोरोना मुक्त हो सकते हैं, अगला कोरोना कब आएगा ये हम जानते नहीं है। तो आप कह रही हैं कि कोरोना मुक्त होने के बाद भी कोरोना कब आएगा ये किसी को पता नहीं? हाँ, क्योंकि ये 7वां कोरोना वायरस है। 4 तो सर्कुलेट करते हैं, ये कॉमन कोल्ड वायरसेस रहते हैं। सार्स कोरोना वायरस 1 आके चला गया, मर्स कोरोना वायरस अब भी आता है, केसेस होते रहते हैं, और ये वाला तीसरा सिवियर कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरसेस अगर एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकती है 7 बार, 8वीं बार क्यों नहीं? तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि थ्योरेटिकली हम हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली अगर देखें तो कोई भी देश कोरोना मुक्त नहीं हो सकता। जिस तरीके के हो म्यूटेशंस सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर वो तैयार है सभी को वैक्सीनेट करके, उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स लगातार करते जाएं और क्वारंटीन, आइसोलेशन सबके लिए तैयार रहें। लेकिन हो क्या सकता विश्व, है। बट विश्व का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए क्या इस तरीके के प्रतिबंध, इस तरीके की स्क्रीनिंग, आइसोलेशन क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली स्पीकिंग? सब कुछ पॉसिबल रहता है कि कमिटमेंट देखनी पड़ती है। एक प्रोग्राम है जो कुछ साइंटिस्ट ने शुरू किया है, जिसे कहते हैं जीरो कोविड प्रोग्राम। जो कहते हैं कि इतने वेरिएंट्स हो रहे हैं, it is a moral imperative to try to bring COVID to zero. पर ये इसके लिए हम कब तैयार रहेंगे ये हमें देखना पड़ेगा, और इसके लिए यही जरूरत है, टेस्ट, ट्रेस एंड आइसोलेट, मेक श्योर ट्रीटमेंट्स आर राइट एंड वैक्सीनेट एवरीबॉडी। सो तब तक, जब तक वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा नहीं हो जाए, तो जीरो कोविड के बारे में सोचने में कुछ दिक्कत रहती है। तो जीरो कोविड की जो सिचुएशन है, जैसा आपने कहा कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अभी भारत में 3 साल दूर है, तो 3 साल तक हम ये मान के चले एटलीस्ट कि हम कोरोना मुक्त तो नहीं हो सकते। आप अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम देखें तो पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो इट्स इजी टू रीच पॉपुलेशन, सो 30% हो गया, 40% हो गया, 50% हो गया, ये सब आसान रहता है। पर जब आप 90% पहुंचते हैं, उसके बाद 90 से 95 जाने के लिए बहुत दिक्कत रहती है, और 95 से ऊपर जाने के लिए और भी दिक्कत रहती है। जैसे कि हमने पोलियो को देखा था, बिकॉज पोलियो कवरिंग 90% ऑफ द पॉपुलेशन आसान था,
पर जितना एफर्ट हमने डाला था पहले 90% में, उतना ही एफर्ट अगले 9% में लगा। मैम ये जो ट्रीटमेंट का जहां तक है, रेमडेसिविर को लेकर सवाल खड़े हुए जा रहे हैं कि पहली डोज देनी चाहिए, उसके बाद हम उस डोज को रिपीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो रेमडेसिविर कितनी इफेक्टिव है इस कोरोना के ट्रीटमेंट में? अभी तक मैंने तो कोई डेटा देखा नहीं है इसकी इफेक्टिवनेस का। एक ही था जो NIH की स्टडी से आया था, उसके बाद स्टडीज हुई हैं जिसमें रेमडेसिविर का असर नहीं दिखाई दिया है। Okay. So you wouldn't recommend anybody to take remdesivir if he's infected, he or she is infected with corona? I don't think we have the data. I don't think we have the data. Okay. और एक क्वेरी और थी जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा भी था कि अगर एक इंसान ने कोवैक्सीन लगवा लिया है या कोविशील्ड लगवा लिया है, लेकिन दूसरी डोज में क्या वो दूसरी वैक्सीन लगवा सकता है? अगर मैंने कोविशील्ड लगाई है तो क्या मेरी दूसरी डोज कोवैक्सीन की हो सकती है, या उसी वैक्सीन को ही 2 डोज में लेना पड़ेगा? थियोरेटिकली नहीं, थियोरेटिकली तो दूसरी वैक्सीन ले सकते हैं, पर इसकी परमिशन अभी तक तो मिली नहीं है। और यूके में कुछ ट्रायल्स चल रही हैं जहां पे ये मिक्स शेड्यूल्स की ट्रायल्स हैं। सो बोथ डिफरेंट वैक्सीन्स एंड डिफरेंट डोजेस। ओके, तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है। बस मैं अब लास्ट सवाल खत्म करूंगी इस इंटरव्यू का, कि मैम भारत में एक बार फिर से आई एम जस्ट वांटिंग यू टू कोरैबोरेट वंस अगेन कि जो भारत में कोरोना की स्थिति है और कोरोना मुक्त होने में अभी कितना वक्त लग सकता है, और ये जो गंभीरता वाली जो एक सिचुएशन बनी हुई है ये भारत में कब तक ऐसे बनी रहेगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना का अंत हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमें ये भी देखना चाहिए कि कोरोना के साथ हमने कैसे डील किया है। We are still standing, we are still functional. We have all had tragedies, we have all lost people, but we are surviving and we are understanding the disease better, or we are finding solutions. तो हमें ये भी देखना चाहिए कि नेगेटिव्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, पर बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं जो हमने किया है अभी तक कंट्रोल करने के लिए। ये हमें दिखाता है कि कंट्रोल संभव है। तो हमें सोचना चाहिए कि अब जो हमने सीखा है इसको कैसे अप्लाई करें। ये जो वायरस है ये शायद सीजनल वायरस बन जाएगा। जो कुछ भी होगा, जैसे ही हम वैक्सीन की ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इसकी गंभीरता कम हो जाएगी। पर हमें ये देखना चाहिए कि आगे हमारे लिए क्या रहता है, हम ट्रीटमेंट कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम वैक्सीनेशन कैसे ज्यादा कर सकते हैं, हम टेस्टिंग कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, हम डेटा मैनेजमेंट कैसे ऐसे बना सकते हैं ताकि अगर हम शहर में हैं, गांव में हैं, कोई सिटी में रहते हैं, तो सब कुछ हमें पता चले कि हमारी सिचुएशन आज क्या है और हमें क्या करना चाहिए। गाइडेंस शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय डेटा, और ये सब हम कर सकते हैं, ये सब लेकिन संभव है। मैम आपने कहा जो डेटा गैदरिंग है मैम, लेकिन डेटा गैदरिंग इज अ वेरी मैराथन काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज जो कि बहुत डिलिजेंटली इस देश में नहीं हो रही है। तो आपको सही डेटा कैसे मिलेगा? क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हुआ और उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, उनकी सोसाइटीज में लोग उनको पूछने भी नहीं आए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। मैं आपको इस साल के केसेस बता रही हूँ। No, this is absolutely true. Data is incomplete. But without data, you cannot have an understanding of the size of a problem. And when you bring in interventions, you don't understand the impact of those interventions without
understanding the size of what you had before and the size of what you have now. So data is critical, और जो कुछ हमें करना पड़ेगा डेटा कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, डेटा एनालिसिस को बेहतर बनाने के लिए ये हमें करना पड़ेगा. और आप कह रही हैं कि because there's no point in doing vaccination testing tracing without having data. तो आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक रही है और एक कमी है जिसको हमें उसको भरना पड़ेगा आगे के लिए? हमें ये सोचना चाहिए कि आगे के लिए कौन सा डेटा हमें चाहिए और ये कैसे कलेक्ट हो सकता है और कैसे इस्तेमाल करेंगे. There's no point in gathering data that we won't use. We have to gather the data that we need to drive decision making. And this data that we are collecting now, जो आजकल पता चलता है कि इतने टेस्ट हुए, इतने टेस्ट पॉजिटिव थे, इतने लोग मर गए, इतने लोग रिकवर हो गए, और कुछ हमें पता नहीं रहता है. पर आजकल हमें चाहिए कि हॉस्पिटलाइजेशंस कितनी हो रही हैं, ये केसेस कहाँ से आ रहे हैं, इनको पहले इन्फेक्शन हुई है या नहीं, इनको वैक्सीन दी गई है या नहीं. So जो डेटा की जरूरत आज है वो पिछले साल के डेटा से नहीं चलेगी. Okay. Thank you so much, Dr. Kang, for joining us here on satyhindi.com. It was a pleasure having you on the program. Thank you so much once again. और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप सब जो ये इंटरव्यू डॉक्टर गगनदीप कांग के साथ देख रहे हैं, उस पर आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा. अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको लिखकर भी आप हमें भेज सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर कांग फॉर कमिंग ऑन satyhindi.com. थैंक यू सो मच. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर.